चलिए बच्चों, कल का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ ये, और थोड़ा कम टाइम में हो इसे मैंने लिख दिया है पहले से ही। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन, जब आप एक इंक्लाइन प्लेन पर कोई गोल मटोल चीज रोल करती है ना, रोलिंग करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर फ्रिक्शन हो। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो गोल मटोल भी चीज होगी तो वो स्लाइड करके आ जाएगी, क्योंकि सिवाय फ्रिक्शन के और कोई टॉर्क नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सारे के सारे फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं। तो सेंटर के अबाउट घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो सिर्फ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जरूरी है अगर इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग होनी है तो, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो आप खुद फोर्स लगा कर टॉर्क बना सकते हो, भले ही वो सरफेस स्मूथ हो। लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर क्योंकि आप छोड़ देते हो और वो उसको लुढ़क कर आना है, आप पकड़ कर नहीं ले जा रहे हो, तो ओनली फ्रिक्शनल फोर्स कैन डेवलप द टॉर्क, है ना, क्योंकि वही टेंजेंशियल फोर्स हो पाता है सेंटर के अबाउट घूमने के लिए। ओके, तो mg sin थीटा है, mg cos थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि मैंने रोलिंग बोला हुआ है। ओके, तो ये एक्सेलरेट होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और रोलिंग भी हो रही है ना, ये रोटेट भी कर रहा है। तो ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन जो होगा इसका वो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, है ना, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में बैलेंस है ये, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन जो मोशन हो रहा है इधर की ओर, सेंटर ऑफ मास आगे की ओर आ रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल नेट फोर्स होगा दैट विल बी दिस माइनस दिस, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन का इक्वेशन, सेंटर के अबाउट जो इसका रोटेशन हो रहा है ना, उस रोटेशन के लिए सिर्फ टॉर्क कौन बना रहा है, रोटेशनल के लिए, मोशन के लिए टॉर्क चाहिए, है ना, एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन के लिए। तो ये टॉर्क बना रहा है, बाकी तीनों क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों सेंटर से पास हो रहे हैं, और यानी तीनों रेडियल फोर्सेस हैं। रेडियल फोर्स के कारण टॉर्क नहीं होता, है ना, क्योंकि वो सेंटर से उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ पाती, इसके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज दिस रेडियस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क, F into R। F into R is torque, and torque is equal to, वहां M into A होता है, यहाँ I अल्फा होता है। रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। वहां का न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, यहाँ से F इज इक्वल टू I अल्फा बाय R आ गया। ठीक है, अब यहां से बात आगे बढ़ती है, ये जनरल इक्वेशन है, चाहे फ्रिक्शन कोई सा भी हो, कैसा भी हो, ये तो आपका होना ही है इतना काम। अब यहाँ की बात आती है, बात प्योर रोलिंग। ये मैंने जैसे ही बोला प्योर रोलिंग है, ठीक है, मैंने बोला प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग अगर है तो प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होता है, यानी ये स्लाइड नहीं करता, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इंस्टेंटली रेस्ट पर होने के कारण, और फ्रिक्शनल फोर्स इसी पॉइंट पे काम कर रहा है, तो वो चूंकि वो रेस्ट पर होता है तो फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उस पॉइंट का, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करता, और चूंकि ये पॉइंट जिस पे फ्रिक्शन लगा हुआ है वो रेस्ट पर है, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो प्योर रोलिंग में क्या क्या होता है, प्योर रोलिंग में जो आपको ये जो इंक्लाइन प्लेन है, नॉर्मल भी अगर प्योर रोलिंग है तो आपको मालूम है कि ये सारे रिलेशन वैलिड होते हैं। क्या, S इज इक्वल टू R थीटा इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R इनटू एंगल टर्न बाय द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो S इज इक्वल टू R थीटा, इसी का डिफरेंशियल ले लेते हैं तो ds बाय dt वेलोसिटी बन जाता है, d थीटा बाय dt ओमेगा बन जाता है। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो A इज इक्वल टू, यहाँ A आ जाएगा डिफरेंशियल से, ओमेगा के डिफरेंशियल से अल्फा आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक से ही बनते हैं, इसी से बनते चले जाते हैं। ये सब वैलिड होते हैं, ये सब वैलिड होते हैं किसमें, प्योर रोलिंग में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रही हो चाहे इंक्लाइन। प्योर रोलिंग अगर है तो ये रिलेशंस वैलिड होंगे, इससे क्लियर। तो मैं इस रिलेशन का यूज इसमें अगर कर लेता हूं, और जब ये रिलेशन वैलिड होते हैं तो हम ए और अल्फा दोनों निकालने क्यों जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, हम ए निकाल लाएंगे तो अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर कर लेंगे। तो हम फिर ऐसे केस में, प्योर रोलिंग के केस में, हम किसी एक का या तो लीनियर या फिर एंगुलर का फॉर्मूला याद करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं हमेशा लीनियर को, लीनियर वाले वेरिएबल्स को प्रेफर करते हैं। तो मैं यहां से अल्फा को एलिमिनेट कर देता हूं, अल्फा की जगह ए बाय आर रख देता हूं, तो यहां ए बाय आर रख दूंगा। प्योर रोलिंग का केस अब डिस्कस हो रहा है,
तो आई ए बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो ए आ जाएगा, है ना, ए सॉल्व हो जाएगा। और आई की जगह मैं एम के स्क्वायर जनरल फॉर्मूला रख दूंगा जो किसी भी बॉडी का होता है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपको याद करना है। ये पहला फॉर्मूला जो मैं आपको याद करने को बोलूंगा, रोलिंग डाउन द इंक्लाइन, प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को ईटा भी लिखते आए हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ईटा से याद किया हुआ तो आप यहाँ ईटा याद करेंगे, कांस्टेंट होता है क्योंकि ये बॉडी के मास या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। स्फीयर अगर सॉलिड स्फीयर है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो जो सामने वाला नंबर 2/5 वही होती है वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की। इज दैट क्लियर? रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, 1 एम आर स्क्वायर। तो जो एम आर स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ है वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपको याद है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे जैसे मैंने बोला था, सिंस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, है ना, उस मोमेंट पर वो रेस्ट पर होता है, इसलिए एफ जो होगा प्योर रोलिंग के समय वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, नॉट काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड चूंकि वो रेस्ट पर होता है, स्लाइड नहीं करता, तो फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का 0 है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क हमेशा 0 ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि स्टैटिक का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है वो रेस्ट पर है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा हीट के फॉर्म में, ठीक है, उसके मोशन के दौरान कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। इसी को आप कह सकते हो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन अब आप लगाओगे और जितना एनर्जी था, कितना था, mgh, है ना, mgh का पोटेंशियल एनर्जी वो यहां पर आकर किसमें बदल जाएगा, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशन भी हुआ और रोटेशन भी हुआ अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। फिर i की जगह वही m के स्क्वायर रख के वही लीनियर वाली चीज को बचा लोगे, बना लोगे, तो ये वाला बन जाएगा स्ट्रक्चर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू √2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, प्योर रोलिंग के फॉर्मूले नहीं, ये आपको मैं बोलूंगा कि ये दूसरा फॉर्मूला है, आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सीधे ये बोला जाता है कि बॉडी रोल करके आई तो इतनी वेलोसिटी दिया, स्लाइड करके आती, स्लाइड कैसे करेगी, अगर फ्रिक्शन हटा दो, स्मूथ कर दो इस सरफेस को, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, तो कोई भी इसको घुमा नहीं सकता, तो स्लाइड करके आ जाएगी, भले गोल मटोल हो, तो बोले उतनी उसने वेलोसिटी इतनी दी। तो स्लाइडिंग के समय की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh, याद होना चाहिए आपको, वो पुराना लॉज ऑफ मोशन। स्मूथ इंक्लाइन पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है स्लाइडिंग करते समय, √2gh, यहां पर ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ऐसे ही स्मूथ इंक्लाइन पर स्लाइड जब होता है कोई, तो एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। अभी प्योर रोलिंग के समय कितना मिला हुआ है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करूं, फिर आपको दो फॉर्मूले और बोलता हूं सीखने को। आगे देखिए, ये बॉडी जो डिस्टेंस चली यहां से यहां तक आने में, इट इज s एंड साइन थीटा इज h बाय s। तो s जो डिस्टेंस चली है दैट इज h बाय साइन थीटा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाकर ये रख दिया s, और एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दिया, टाइम निकाल लेंगे अपन, टाइम आ जाएगा √2h बाय g 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये पहली बार हुआ इसमें जब ये 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ है। अभी तक आपने देखा एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में अपॉन में आया था, अभी मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखो, है ना। फिर वही बात, अगर स्लाइडिंग होती ना प्योर स्लाइडिंग इंक्लाइन प्लेन पर, तो ये नहीं आता। जो फ्री फॉल का टाइम होता है ना, h की हाइट से कोई गिरे तो कितना टाइम लगता है, √2h बाय g। तो h की हाइट का इंक्लाइन प्लेन अगर है हाइट का, तो भी उसमें टाइम उतना ही लगता है, √2h बाय g। ये रोलिंग है, प्योर रोलिंग, तो उसमें ये लगेगा, ठीक है। आगे कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, यानी प्योर रोलिंग यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी भाई अभी जो आपका F काम कर रहा है, जो ये सब है, इसने प्योर रोलिंग दी हुई है, तो अगर इतना हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी इस समय का, या इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि फ्रिक्शन ही करवाता है रोलिंग, है ना, रोटेशन। तो अभी इस एग्जिस्टिंग जो म्यू है हमारा यहाँ पर, वो F/n होगा, ठीक है, उससे उतना हो या उससे और ज्यादा हो, बस दैट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। सो μs शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू Fs/n, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है अभी का Fs रखेंगे, अभी का n रखेंगे, उससे जो बनेगा म्यू, उससे उतना हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि उतने में अगर रोलिंग मिली है तो उससे ज्यादा में तो कंफर्म है ही। आया समझ में?
तो यहां से fs की वैल्यू IA बाय आर स्क्वायर ऊपर लिखी थी मैंने, a की जगह आप g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रख दोगे, ठीक है, रख देंगे यहाँ पर, तो अल्टीमेटली आ जाएगा i की जगह mk स्क्वायर रख देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ आ जाएगा म्यू एस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये पहली बार हुआ कि यहाँ पर अपॉन में तो आया है लेकिन ये उल्टा है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ऐसा याद रखना इसको, ओके। ये आपको अगला फॉर्म, टाइम का तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप याद रखिए, आप एक्सेलरेशन का याद रखिए, वेलोसिटी का याद रखिए और इस म्यू का याद रखिए, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है कल का वो यहां से शुरू हो जाएगा। अब इसको डिराइव करने में अगर टाइम लगाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू एस should be greater or equal to mu static should be greater or equal to tan theta upon 1 plus r square by k square, okay। once again मैं बोर्ड क्लियर करूं फिर थोड़ा और बता दूं, एक दो बातें और रिकॉल करवा दूं मैं आपको प्योर रोलिंग में ही। अभी आप प्योर रोलिंग ही देख रहे हो ना, कि वो आपसे भी पूछ सकता है कि प्योर रोलिंग में जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बॉडी के पास, उसका ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, तो रेशियो क्या है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक जो रेशियो होता है वो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है। याद ऐसे रखो, रोटेशन k का संबंध रोटेशन से है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सामने k स्क्वायर आता है, नीचे r स्क्वायर आ गया, ओके। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर मैं वो भी रिकॉल करा दूं कि वो कितना होता है, जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और सीधी सी बात, यहाँ जो लुढ़कने वाली चीजें बड़ी फिक्स है ना। आप सिलेंडर, अब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ भी निकाल सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, ये वाला एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, तरह तरह के एक्सिस यहाँ इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, लेकिन सिलेंडर हर एक्सिस के अबाउट रोलिंग नहीं कर सकता। लुढ़केगा तो ये ऐसे ही लुढ़केगा, बस एक ही तरीके से लुढ़केगा, ये लुढ़क के जा रहा है। कौन सा एक्सिस से देखोगे तो आपको डिस्क दिखाई पड़ेगा, और डिस्क दिखाई पड़ेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा mr स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1760 होते हैं उस बॉडी के, लेकिन रोलिंग हर बॉडी हर एक्सिस के अबाउट थोड़ी कर पाती है। तो रोलिंग करने वाला मामला फिक्स है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही रोलिंग होती है बस, ठीक है। तो ये तय हुआ कि इतनी ही चीजें बस रोल कर सकती हैं, फाइनाइट है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 आवर्स का, तो जो सामने 2/5 आया ना वही k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो गया। डिस्क का क्रॉस सेक्शन, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, ये दोनों को एक्सिस से जाके देखोगे तो डिस्क दिखेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लगेगा वो डिस्क का लगेगा, यानी mr स्क्वायर बाय 2 यानी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो गया 1/2। हॉलो स्फीयर 2/3, रिंग या हॉलो सिलेंडर, रिंग या हॉलो सिलेंडर एक ही चीज है। रिंग मूव करेगी तो भी आपको हॉलो सिलेंडर भी अगर मूव करेगा या हॉलो सिलेंडर तो भी आपको रिंग दिख रही है जब लुढ़क के जाएगी। तो एक्सिस के बाद आपको क्या दिख रही है, रिंग, तो आपको जो दिखेगा वो बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का रोल करते समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के जैसा होता है, कितना 1 mr स्क्वायर यानी 1 k स्क्वायर r स्क्वायर 1 हो गया। और ये मैंने जानबूझकर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोल करते समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम इसका होता है सॉलिड स्फीयर का 0.4, 2/5 यानी 0.4, ये 0.5 यानी ये 0.67, ये है आपका, इट इज 0.4, दिस इज 0.5, दिस इज 0.67 एंड दिस इज 1, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्योंकि और ये नंबर कौन सा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता था, I इज इक्वल टू, तो अगर m सेम मान लूं, मैं r सेम मान लूं, तो ये नंबर ही बताता है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है। अगर सेम मास और सेम रेडियस मान लूं तो ये सामने वाला नंबर ही बताएगा। तो यानी सेम मास और सेम रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में ट्रांसलेशनल मोशन के इनर्शिया के जैसी चीज होती है, आलस। कोई भी बॉडी इतनी आलसी होती है कि अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, और फिर हम कोशिश भी करते हैं तो वो थोड़ा सा ले गए भाग, तो अल्टीमेटली हम फोर्स लगा देते तब भागती हो। तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चीज है, वो रोटेशनल मोशन में। तो वहां पर क्या करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का के कारण क्या होगा, कोई भी बॉडी कौन ने छोड़ दिया, क्यों घूमने को मजबूर कर रहे हो, हम घूमने का विरोध करेंगे। तो जो जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उतना ज्यादा घूमने का विरोध करेगा और धीरे धीरे लुढ़केगा, ठीक है, ओके, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। आया समझ में। तो यहां सीधी सी बात बोल सकते हैं कि अगर इन सबको एक साथ छोड़ दिया, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिकॉल कराया, जिसका सबसे ज्यादा है 1 mr स्क्वायर, वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आलस करेगा अपने आप को स्पीड अप होने करने में, वो सबसे ज्यादा आलस करेगा। बोले कौन मेरा स्टेट को चेंज कर रहा है, नहीं, आलस करेगा वो, आलस को ही इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, लेजीनेस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये सबसे बाद में पहुंचेगा, ये सबसे पहले पहुंच जाएगा।
तो द ऑर्डर इन विच दे रीच एट द बॉटम इज सेम। ये नंबर 1 पे पहुंचेगा, ये नंबर 2 पे पहुंचेगा, ये दोनों लोग साथ में पहुंचेंगे, ये नंबर 3 पे और ये नंबर लास्ट में पहुंचेंगे, ये दोनों रिंग और ऑर्डर पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पॉपुलरली पूछा जाता है तो उसको ऐसे दे देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स डज, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्योर रोलिंग के समय, बोला 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0। ओके, फिर फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है, बोले फ्रिक्शनल फोर्स घुमाने में लगा रहता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो पूरी mgh की एनर्जी यहां पर मिलती है आपको हाफ mv² के फॉर्म में। फ्रिक्शनल फोर्स के होने के कारण पूरी mgh में से कुछ पार्ट आपको हाफ mv² मिलेगा और कुछ पार्ट आपको रोटेशनल मिलने लगेगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स के होने के कारण क्या हुआ कि उसी गिवन अमाउंट, यानी मान लीजिए 100 था, mgh आपका 100 था, तो 100 अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरा 100 आपको यहाँ किस फॉर्म में मिलता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के फॉर्म में। फ्रिक्शन के होने के कारण क्या हुआ, ये तो 100 ही है mgh, अभी ये होगा कि पता चला 75 आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है और 25 रोटेशन। तो ट्रांसलेशन अगर नहीं होता फ्रिक्शन तो पूरा 100 मिलता ना यहाँ पर ट्रांसलेशन। तो फ्रिक्शन के होने के कारण क्या 100 नहीं मिला, ट्रांसलेशन 75 मिला, क्यों, 25 उसमें से कहां चला गया, रोटेशन में। फ्रिक्शनल फोर्स कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ना ये पॉजिटिव वर्क करता ना नेगेटिव वर्क करता, बल्कि ये लगा रहता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कुछ अमाउंट को किसमें बदलने में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलने में। इज दैट क्लियर? दीज आर पॉपुलर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वो 2 फॉर्मूले, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, उसका ध्यान करो। और फिर वो बोले कि रोलिंग किया तो इतना वेलोसिटी दिया और ट्रांसलेशन किया तो इतना दिया। जैसे मैं एक आध एग्जांपल लिख देता हूं कि अगर v रोल करके आया और v स्लाइड करके आया तो रेशियो क्या आएगा, रोलिंग में √2gh अपॉन 1 + k²/r²। ये है √2gh अपॉन 1 + k²/r²। और स्लाइड करेगा तो सिर्फ √2gh। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√1 + k²/r²। ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन, किसी ने बोला स्लाइड करते समय इतना था और रोल करते समय कितना होगा, रेशियो बताओ। ठीक है, तो स्लाइड किया तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा अपॉन 1 + k, सॉरी स्लाइड कर रहा है, ऊपर स्लाइड रख दिया मैंने इस बार। तो स्लाइड करते समय एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा, और रोल करते समय कितना होगा, g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। वंस अगेन ये कैंसिल्ड और ऊपर चला गया 1 + k²/r²। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। ऑर्डर आपसे बताते जल्दी से बनना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। प्योर रोलिंग में कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, बोला स्टैटिक, ना कि काइनेटिक। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 इन प्योर रोलिंग। इट हैज अ जॉब एक्चुअली देयर टू कन्वर्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज अबाउट प्योर रोलिंग। ओके, अब आगे आते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर म्यूएस जो है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वहां पर वो ग्रेटर और इक्वल टू है tan थीटा अपॉन 1 + r²/k², तो आपको प्योर रोलिंग मिलना कंफर्म है। ओके, और आप उसको उसके अंदर के और भी रिकॉल करके आ गए हो। अब मैं धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोल भी करे और स्लिप भी हो वहां पर, ये है, ये प्योर रोलिंग नहीं है, रोलिंग विथ स्लिपिंग है। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, नाउ दिस इज रोलिंग विथ स्लिपिंग। कब होगा, जब म्यूएस आपका रिक्वायर्ड जो म्यू है उससे कम पड़ जाए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन दैट। इसमें ग्रेटर और इक्वल टू दोनों आ गए, यानी अगर म्यूएस इससे ज्यादा है तो भी प्योर रोलिंग कंफर्म और इक्वल है तो भी प्योर रोलिंग कंफर्म। लेकिन अगर शॉर्ट पड़ गया, ठीक है, म्यूएस आपका वहां का जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो कम पड़ गया, तो फिर प्योर रोलिंग नहीं मिल सकती, स्लाइडिंग भी होगी। रोटेशन तो होगा, साथ ही स्लाइडिंग भी होगी, और स्लाइडिंग होगी तो तुरंत एफ बदल जाएगा और वो एफ के हो जाएगा। तो रोलिंग विद स्लिपिंग में एफएस का कोई रोल नहीं होता है ना, इट इज ओनली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, और म्यू जो होगा वो म्यू के हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब पूरा रोल काइनेटिक फ्रिक्शन का रहेगा, यानी कोएफिशिएंट हो चाहे फोर्स हो। अब इस समय पर एस इज और आर थीटा में जो रिलेशन था वहां पर, वी इज और आर ओमेगा में जो था, ए इज और आर, वो कोई भी वैलिड नहीं रहेगा। The relationship between linear and angular variables will not be valid at all. आ गई बात समझ में? कोई भी वैलिड नहीं रहेगा जो वहां इक्वल होते थे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो वहां 0 होता था, अभी यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, रोटेशन भी हो रहा है, स्लाइडिंग भी हो रही है। तो वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन, यानी सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, तो सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो सिस्टम में एनर्जी कंजर्व, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी। ओके,
तो दिस हैपेंस इन रोलिंग विद स्लिपिंग में। तो ये चीजों पे ध्यान दो, ये इस पे ध्यान दो, कब होता है उस पे ध्यान दो, ये रिलेशन नहीं लगाना गलती से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो इन केस ऑफ रोलिंग विद स्लिपिंग। ओके, अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर। चलिए, हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि एक हॉलो स्फीयर है ना, जिसका मास 1 किलोग्राम है, रेडियस 1 मीटर है, और एक इंक्लाइन प्लेन पे आप उसको रिलीज कर रहे हो टॉप से। म्यू एस वहां का 0.35 है और म्यू के वहां का 0.3 है। ठीक है, अब आपसे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वहां पर दिए हुए। सबसे पहले चेक, ये जो म्यू एस म्यू के दे दिया, तो सबसे पहले इसके देने का मतलब ही है कि वो आपसे यही चेक करवाना चाह रहा है, यानी मैं आपसे यही चेक करवाना चाह रहा था कि आप पहले चेक करते हो कि नहीं। ओके, तो हम चेक करने गए। हमारे लिए फॉर प्योर रोलिंग, हम पहले पता करें कि प्योर रोलिंग है या क्या है, तब तो हम डिसाइड करेंगे कौन सा म्यू लगना है, तब तो हम आगे का काम कर पाएंगे ना भाई। तो पहले प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग म्यू एस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू tan थीटा। थीटा आपको 45 दिया है, तो tan 45 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो जाएगा 3/2, 2 इज 2 प्लस 3, 5/2, तो 2/5, और tan 45 हो गया 1। दैट इज म्यू एस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2/5, 2/5 आ जाएगा, दैट इज 2/5 से आ गया म्यू एस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0.4। कितना आ गया? 0.4। 0.4 से ज्यादा हो म्यू एस या इक्वल हो तो प्योर रोलिंग मिलेगी। चेक किया तो पता चला म्यू एस आपका 0.35 है, 0.35 है, फॉल्स शॉर्टर देन दैट रिक्वायर्ड, यानी कंफर्म। अब इसको तो टोटल भूल जाओ, क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं मिलेगी। कंफर्म हो गया, रोलिंग विद स्लिपिंग हो गया, रोलिंग विद स्लिपिंग। तो लास्ट के जो 2 ऑप्शंस हैं आपके, है ना, वो दोनों ऑप्शंस पहली फुर्सत में हटा दो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 बोला हुआ है, और रेशियो ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल जो है ना, वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो V इज इक्वल टू आर ओमेगा वगैरह को यूज करके आता है ना। तो वो स्टैंडर्ड रिलेशन जो है वो आपके हटा दिए। तो लास्ट के 2 ऑप्शन गलत हो गए, यानी 4th गलत हो गया और 5th गलत हो गया। ये 2 ऑप्शंस तो गलत ही हो गए। आगे ये बात समझ में? अब बचे 3। ओके, रोलिंग विद स्लिपिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं। यानी ये तय हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो Fk है, ये आ रहा है, ये रोटेट भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला था कि ऊपर के जो बेसिक इक्वेशन है वो हमेशा लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, लगाया, ट्रांसलेशन का इक्वेशन लगाया। ट्रांसलेशन का इक्वेशन लगाएंगे, ट्रांसलेशन के mg sin थीटा माइनस Fk, mg sin थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज mg sin थीटा, या Fk की जगह म्यू के, म्यू चूंकि दे दिया है ना, गिवन है, तो हम उसको बिल्कुल यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो स्लाइडिंग के केस में आपका एक्सेलरेशन होता है ना, वही वाला फॉर्मूला जाएगा। लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ते हैं, रफ इंक्लाइन प्लेन पर जब एक ब्लॉक स्लाइड करके आता है तो एक्सेलरेशन इतना होता है उसका। रख दिया 10 sin 45 1/√2 माइनस म्यू के 0.3 cos 45 1/√2। सो अल्टीमेटली 1 माइनस 0.3 0.7 इंटू 10 7/√2, और ये आपके ऑप्शन में है 7/√2। SI सिस्टम में लिखा हुआ है, मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। SI सिस्टम, यानी ये आपका एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। इज दैट क्लियर? अब आई बात एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की। तो फिर से मैं याद दिला दूं, ये नहीं कर देना A इज इक्वल टू आर अल्फा। प्योर रोलिंग होता तो कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। तो अल्फा निकालने के लिए आपको टॉर्क का इंडिपेंडेंट इक्वेशन उठाना पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं बोर्ड क्लियर करके फिर वो बताता हूँ। चलिए, तो टॉर्क कौन दे रहा है इस समय? वंस अगेन, ना ये दे सकता, ना ये दे सकता, ना ये दे सकता। Fk फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये टॉर्क दे रहा है। तो Fk इनटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, दैट इज आई का होलो स्फीयर है 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर इनटू अल्फा। सो अल्फा आ जाएगा आपका 3 इधर से ले आओ, 2 इधर से ले आओ, m इधर से ले आओ, r स्क्वायर इधर से ले आओ। Fk कितना होता है? म्यू के इंटू mg cos थीटा, म्यू के इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, और नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू mg cos थीटा, पहले में भी कर चुके हो आप, है ना। तो Fk आपने रख दिया
तो 3/2 mr स्क्वायर नीचे आ गया, ये इंटू r कैंसिल्ड, m से m कैंसिल्ड, cos 45 1/√2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10 यानी 3 हो जाएगा, 3 9/2√2, r इज इक्वल टू 1 रख दिया, ओके, 9/2√2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो भी सही हो गया, ओके, ये दो ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सही हो गए। अब बचा एक स्टेटमेंट आपका टाइम का है, लगा दीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना चला, अगर ये 1 है और ये 45 है तो ये 1 है तो फिर ये भी 1 हुआ, और 1 का ये √2 हुआ, तो डिस्टेंस कितनी चले √2, u कितना 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना निकाला था अपन ने वहां पर, मेरे ख्याल से 7/√2 है ना, इट वाज 7/√2 इंटू t स्क्वायर, तो टाइम आ जाएगा आपका, ये हो गया √2 इंटू 2 2 4 2/√7 2/√7 सेकेंड, ये रहा टाइम। तो टाइम वाला स्टेटमेंट सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन वाला सही है, लीनियर एक्सेलरेशन वाला सही है, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 दिया, गलत है। काइनेटिक और एनर्जी का जो रेशियो दिया है वो गलत है, क्योंकि वो दोनों होते कहाँ, कब हो सकते थे, प्योर रोलिंग वगैरह के केस में, है ना, इस वाले केस में नहीं होंगे, है ना। हाँ बच्चों, तो आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का, आंसर होगा ए, ठीक है, जिसमें क्या था 1 2 एंड 3, शुरू के तीनों स्टेटमेंट सही है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। लास्ट के दो स्टेटमेंट प्योर रोलिंग के लिए हो सकता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होता है, और वो रेशियो वाला जो मामला है ना, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से बनना है, रोटेशन या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, वो वहां हो सकता है, होता है कहाँ, प्योर रोलिंग, यहाँ नहीं होगा, है ना, यहाँ का आंसर ये होगा।